हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने प्रीवियस सेशन में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का जो हमारा चैप्टर है, दैट इज द सेकंड चैप्टर, उसके लिए कई सारे टॉपिक्स पढ़े कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, उसके बाद हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और फिर हमने पढ़ा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था, कैसे हुआ, किसने दिया, एंड देन फॉलोड बाय उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम बनाए गए थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इन पांचों के लिए अब हम आ गए हैं डिस्कशन पर, जहां हमने कंप्लीट कर लिया था किंगडम मोनेरा को कंप्लीटली विद द इंक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स। और आज बात करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा से। बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, कुछ नए नाम, कुछ नए ऑर्गेनिज्म और कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप अभी तक नहीं पढ़ा था, आपने अभी तक आपने उन सब चीजों को नहीं देखा था, नहीं इमेजिन किया था। अलग सा एक नया तरीके का आपको व्यू मिलेगा कि कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी एक छोटे से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाती है, कैसे सोप के जो सोप बॉक्स होता है उसके स्ट्रक्चर के साथ हमने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर दिया। सो वी आर गोइंग टू सी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट दिस किंगडम व्हिच इज प्रोटेस्टा, जहां पर क्वेश्चंस भी श्योर शॉर्ट बनते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हर बार की तरह देखेंगे कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। So the first thing about the NEET course module, हर बार हम चैप्टर जो भी पढ़ते हैं उसके टॉपिक्स को कंप्लीटली पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को, यानी कि वी गो विद द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम PDF। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का PDF आपको कहाँ मिलता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, उसे अपने वर्चुअल ग्रुप में शेयर करते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत होती है, बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो भी in any of the cases you are provided with the daily practice problem के solutions एक सेशन में, जहां पर आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, और अगर गलत है तो उसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन अलग से करते हैं, साइंटिस्ट वाली डिटेल्स का सेशन अलग से करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अलग से सॉल्व करते हैं। यानी कि सो मेनी सेट्स ऑफ क्वेश्चन इन डिफरेंट वेराइटीज, एंड एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर के बाद एक जो आपको मिल जाता है सेशन, जहां पर आपको उस चैप्टर में दिए गए सारे के सारे साइंटिस्ट, उनकी सारी की सारी डिटेल्स और उनके सारे के सारे ईयर्स रिस्पेक्टिवली आपको एक ही सेशन में मिल जाते हैं याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है डाउट सॉल्विंग सेशंस, जो भी आपके डाउट हैं आपको वो सेंड करना है, आपको उसके लिए आपके रिप्लाई में मिल जाएगा डाउट सॉल्विंग सेशन। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोई भी डाउट सॉल्विंग सेशन को मिस नहीं करना है, यू नीड टू बी प्रेजेंट। आप ही का क्वेश्चन आप ही के नाम के साथ वहां पर मैं लेकर आऊंगी। नेक्स्ट है वीकली टेस्ट पेपर, जो आपको और पॉलिश करेगा, फॉलोड बाय गाइडेंस। डिमोरलाइज हो रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, डिमोटिवेट फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, सारी चीजों का सॉल्यूशन है। कहां से है? वो भी यहीं पर है। आपको ये सारी चीजों के बारे में भी गाइडेंस टाइम टू टाइम, जब जहां जिस चीज की जरूरत है, जैसा जैसा आपको दिक्कत अगर कभी होती है, आप उसको लिख के भेजते हो तो आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली मिलता है। फिर होता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, और फिर आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये हमारा जो नीट की हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोर्स मॉड्यूल है। आपको मैंने हर बार बताया है, होप अब आपकी सारी चीजें, माइंडसेट क्लियर हो गया होगा इन सारी चीजों को देख के कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे देयर, स्टे कनेक्टेड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा के बारे में जैसे ही बात आती है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, और वो नाम है सर अर्नस्ट हैकल का। अर्नस्ट हैकल सर ने कॉइन किया था टर्म प्रोटेस्टा, यानी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रोटेस्टा का नाम। प्रोटेस्टा का मतलब होता है, प्रोटेस्टा नाम का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म्ड, यानी कि सबसे पहले मिलने वाले। ऐसा क्यों बोला गया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उस बारे में बात करते हैं। तो अपन एक हेडिंग डाल लेंगे, जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर एक हेडिंग डाल लेंगे, प्रोटेस्टा। क्लियर? ओके। एंड नाउ अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। ये जो प्रोटेस्टा किंगडम है ना, इसमें सबसे
पहली बार देखे गए थे यूकैरियोटिक सेल। और जब हम सारे ऑर्गेनिजम्स की बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जहां पर मोनेरा के बारे में सबसे पहले बताया था, वहां मैंने आपसे बोला था कि जब मोनेरा आया तो मोनेरा सबसे पहले आने वाला ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है ना, जो सबसे पहले आपको मोनेरा बैक्टीरिया ही हुआ, सबसे पहला लाइफ फॉर्म अर्थ पे जो आया था वो बैक्टीरिया था। उसके बाद उससे थोड़ा आगे चले, थोड़ा एडवांसमेंट आया तो आपको मिल गया प्रोकैरियोट। अब ये जो प्रोकैरियोट है, क्योंकि ये भी जो अपनी पहली कैटेगरी थी ना मोनेरा, उसके बाद एक एडवांसमेंट आया है, तो ये भी कहां पाया जाएगा? सबसे पहली बात इट इज सीन इन मतलब कि अगर मैं इसके अकरेंस की बात करूं तो ये होते हैं एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक यानी कि कहां मिल जाएंगे? पानी में मिल जाएंगे, है ना, पानी में मिल जाएंगे। कौन सा पानी मिल जाएगा? फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है, एनी ऑफ दीज। ठीक, तो रहते कहां हैं? एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मैंने आपको बोला सबसे पहली बार, ये मैं आपको मे बी शायद थर्ड टाइम बता रही हूँ, क्योंकि सबसे पहली बार मैंने आपको बताया था जहां मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, वहां पर मैंने एक टेबल सॉल्व करवाया था, टेबल सिखाया था, बनाया था। और वो टेबल कौन सा था? जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, पांचों किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए थे। और उसमें हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ किसमें पाया जाता था? मोनेरा में। प्रोटेस्टा के आगे से सारे किंगडम्स में हमें क्या मिलता था? यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहली बार यूकैरियोटिक सेल यहीं देखा गया था। यूकैरियोटिक सेल यहीं देखा गया था। यानी मैं बोल सकती हूं, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल बोल रही हूं तो आई कैन से दैट देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अच्छा बढ़िया न्यूक्लियर एनवलप के साथ बीच में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिकली जमा हुआ न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसके बाद न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मिलती हैं। मैंने आपसे एक एग्जांपल शुरू में ही बताया था कि आप दो घर समझ लीजिए, एक घर जो हमेशा जमा रहता है, एक घर जहां पर शायद छोटे बच्चे हो सकते हैं तो हमेशा फैला हो सकता है। तो वो जो फैला हुआ सा घर है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, जो जमा जमाया घर है वो हमारा यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में सारी चीजें सेल में ऐसे ही आकर रहने लगती थी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारी चीजें अपनी जगह पर, जिसको कबर्ड में रहना है वो कबर्ड में रहेगी, जिसको ड्राइंग रूम में रहना है वो ड्राइंग रूम में, जिसको स्टडी रूम में रहना है वो स्टडी रूम में, यानी कि सब कुछ एक पर्टिकुलर रूम में है। तो सेल के अंदर सब कुछ मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन के अंदर रह रहा है। ठीक, तो यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज थे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, व्हेन आई से देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है आपको पता है इन्हीं की बॉडी में सबसे पहले ये पाया गया कि एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट है। एक ऑर्गेनिज्म प्रोटेस्टा ग्रुप का ऐसा भी था जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे एक साथ, तो बोल दिया बाई न्यूक्लिएट। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी मिले जिनमें एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, तो मल्टी न्यूक्लिएट भी थे। यानी कि यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, तीनों कैटेगरी सबसे पहली बार कहां पर देखी गई थी? प्रोटेस्टा ग्रुप में। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या क्या मिल सकता है, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देती हूं। हमें यहां पर इसके साथ साथ मिलता है यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, या फिर ये हो सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। ओके, ये तो हो गई यूकैरियोटिक सेल है तो सेल के स्ट्रक्चर की बात। अब क्या बचता है? इनकी बॉडी में मूवमेंट के लिए, भाई चलेंगे कैसे, मूवमेंट कैसे होगा? ठीक है, चलेंगे कैसे, तो मूवमेंट कैसे होगा, इस चीज का, इस समस्या का हल निकाला गया। तो फॉर दी, एक्चुअली कहना चाहिए फॉर दी लोकोमोशन
चलने के लिए इनकी बॉडी में हो सकता है एक स्ट्रक्चर हो फ्लैजेला। फ्लैजेला हमें मालूम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हो सकता है इनकी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर दी बॉडी सरफेस विच हेल्प फॉर दी लोकोमोशन। फिर हो सकता है कि नॉर्मल कुछ भी नहीं था भैया, कॉन्ट्रैक्शन करके काम चला लिया, कॉन्ट्रैक्शन करके काम चला लिया, कॉन्ट्रैक्शन से ही चल लेते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं, जहां भी जाना है कॉन्ट्रैक्शन कर करके चले जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन करके चले गए। ठीक है, हो सकता है कि इसके बाद भी फ्लैजेला, सीलिया, कॉन्ट्रैक्शन से भी काम ना चला हो, तो एक आपके पास वो था म्यूसिलेज की लेयर थी, और म्यूसिलेज की लेयर के थ्रू हमने चलने की कोशिश कर ली। ठीक है, तो हम इनके पास एक्चुअली इनका मोटिव ये है कि इनको चल के जाना है, पानी में रह रहे हैं तो पानी में तैरेंगे ही ना, तो कैसे भी चल के जा सकते हैं। तो लोकोमोशन के लिए इनके पास अलग से ऑर्गन है, लोकोमोशन के लिए अलग से ऑर्गन है। सेल स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, पानी में ही पाए जा रहे हैं। अब जब फंजाई पे जाएंगे तो वहां हैबिटेट कुछ और मिलेगा। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एक, और वो पता है क्या है कि ये शो करते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले ये पहले ऑर्गेनिजम्स थे, पहला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब जहां पर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, two living organisms live in association and benefit each other। एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा करेंगे कि हो सकता है एक बैक्टीरिया ये था, एक बैक्टीरिया ये था, एक बैक्टीरिया ये था, इसके साथ छोटू बैक्टीरिया एक और अंदर आ गया, इसी के अंदर एक और छोटू बैक्टीरिया आके रहने लग गया इसके साथ, तो दोनों एक साथ रहने से ये वाला भी खुश है, वो वाला भी खुश है। तो दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं और दुखी नहीं है, खुशी खुशी रह रहे हैं। एक दूसरे को खुश क्यों होंगे? क्योंकि एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहे होंगे। ऐसे ही जब आप फ्रेंड्स बनाते हो तो फ्रेंड्स हमेशा ऐसे होने चाहिए, अच्छे वही हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज मुझे जरूरत है तो तुम चले जाओ, तुमको मेरे लिए रहना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे लिए रहना पड़ेगा, वो वाली फ्रेंडशिप। ऐसा नहीं है कि उसका एम आईआईटी का है, वो सुबह अपनी तैयारी कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, आपसे कहता है चलो शाम को घूमने चलते हैं, आप सुबह अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते होगे और शाम को उसके साथ घूमने चले जाते हो, वो अपना तो काम कर रहा है, तुम्हारा तो लॉस हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मैं भी दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी दिन भर पढ़ाई कर, और फिर अगर जरूरी है तो माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए हम बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, घूम सकते हैं, पर टाइम डिसाइडेड है, पढ़ाई दोनों कर रहे हैं। ऐसे खुशी खुशी वाले दो फ्रेंड्स जो हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले हमारे प्रोटेस्टा जो थे वो पहले ऑर्गेनिज्म बने। ठीक, जहां पर दो प्रोटेस्ट्स यानी कि दो सेल्स ऑफ प्रोटेस्टा ग्रुप, दो बैक्टीरिया नहीं, दो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दी प्रोटेस्टा ग्रुप लिव टुगेदर इन एसोसिएशन एंड दे बोथ बेनिफिट ईच अदर। तो फिर मैडम यहाँ पर बेनिफिट क्या हो सकता है? मैं और मेरा दोस्त तो पढ़ाई में बेनिफिट कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स छोटे से हैं। आप अच्छा एक चीज और, कैसे कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगी। यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, कॉलोनीज में भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कॉलोनीज में भी रहते हों। तो ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे को ये क्या बेनिफिट कर रहे होंगे? तो भाई इनका बेनिफिट सीधा साधारण सिंपल टाइप का होता है, या तो इनको फूड के लिए बेनिफिट चाहिए होता है, मतलब हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली एनर्जी के लिए चाहिए होता है, या फिर शेल्टर की बात होती है,
कि एक छोटा सा सेल है, उसको कोई और ऑर्गेनिज्म आके ना खा ले, तो भाई मैं तेरे साथ रहने लगता हूं, मैं तेरा थोड़ा काम कर दूंगा, तू मुझे खाना मत, मारना मत। तो दोनों साथ में रहने लगे, एक फूड दे दे रहा है, एक शेल्टर दे दे रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इतना समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? कैसे ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर या कॉलोनीज में हो सकते हैं, कहां पर मिलते हैं, कहां रहते हैं, तो एक्वेटिक में रहते हैं। एक्वेटिक लाइफस्टाइल में भी अगर हम ज्यादातर इनको देखेंगे तो ये हमें मिलेंगे या तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म या तो फिर मरीन वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, बढ़िया सुंदर तरीके से बीच में अरेंज्ड न्यूक्लियस है, आसपास न्यूक्लियर एनवेलप है, उसमें हो सकता है न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हो, बीच में क्रोमैटिन मटेरियल रखा हुआ है। न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी तो सारी चीजें बताऊंगी, इतना तो हमने 8th में 9th में पढ़ा है। फिर जो न्यूक्लियस है वो हो सकता है सेल में एक प्रेजेंट हो सकता है 2 प्रेजेंट हो सकता है बहुत सारे प्रेजेंट हो। इसके बाद आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, सारी चीजें मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद आता है लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला, सीलिया, कॉन्ट्रैक्शन, कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर लोकोमोशन करेंगे, एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, चल के तो जाना ही है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले पहले ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसके बाद मैम और क्या हो सकता है? अभी तो बहुत सारी चीजें बची है, अभी तो खाना कहाँ खिलाया इनको, अभी इनका रिप्रोडक्शन कहाँ देखा है ना, इकोनॉमिक पर्पस कहाँ देखा है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, चलो पहले न्यूट्रिशन की कर लेते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन इनको कैसे मिलता है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, पर ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये हमें वो शो कर रहे थे ना सिम्बायोसिस, ऐसे ही ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। दे ऑल्सो लिव एज पैरासाइट्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं बोलती हूं पैरासाइट, तो पैरासाइट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ट्रिपैनोसोमा को लेकर, विच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस एंड द वेक्टर एंड द एजेंट विच कैरीज द ये ट्रिपैनोसोमा एंड कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। वो कौन होता है? सीसी फ्लाई। सीसी एक फ्लाई है, उसका नाम है सीसी फ्लाई। टीएसई वाला सीसी है, सीसी फ्लाई नहीं है, ठीक है। तो पैरासाइट की तरह रहते हैं। पैरासाइट मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है, और इसको कोई, जिसके साथ रह रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हो सकता है कोई प्रॉफिट भी ना हो, कोई लॉस भी ना हो, पर ये जो रहने आया है इसको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, प्रॉफिट होगा तभी रहेगा। तो पैरासाइट की तरह रहने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? दैट दे शो पैरासाइटिज्म। उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म? ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है? कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। ज्यादा सोने की बीमारी जो हमको है वो ये स्लीपिंग सिकनेस नहीं है। जब हम पहली बार, ये बहुत मजेदार बात है, जब हम पहली बार 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद पहली बार समझ जाते हैं कि बॉडी में, अभी तक देखो 10th तक सिर्फ ये पता होता है कि बॉडी में क्या क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर से सुना होगा, हाँ टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, थोड़ा बहुत नाम पता होगा। अब पता चलेगा कि हो क्या क्या रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम ही आधे मरीज हैं। ऐसा पढ़ते पढ़ते इतनी डिसीजेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमको लगता है यार ये तो मुझे भी होता है, ये वाला भी मुझे होता है। स्लीपिंग सिकनेस पहली बार सुन के ऐसा लगता है यार मेरे को ट्रिपैनोसोमा ही तो नहीं चढ़ गया, स्लीपिंग सिकनेस वही वाली तो नहीं, इतनी नींद आती है। नहीं, आपको जो नींद आ रही है वो स्लीपिंग सिकनेस बिल्कुल नहीं है, दैट इज अ रेयर डिफरेंट थिंग, ठीक। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, इसको ट्रिपैनोसोमा को लेकर कौन जाता है, किसके साथ जाती है, इस पे नीट पे क्वेश्चन आता है। तो लेकर जाने वाली होती है सीसी फ्लाई, विच इज अ फ्लाई, एक्चुअली एक फ्लाई है ये,
सीसी फ्लाई, ठीक है। तो सीसी में टीएसई और टीएसई सीसी है। ये क्या करता है, ये ट्रिपैनोसोमा को लेके जाएगा और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करा देगा। तो पैरासाइट पर क्वेश्चन आता है, यहां पर लिख लेना नीट। न्यूट्रिशन की बात हो गई, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, फिर बात हो गई पैरासाइट है, उस पे जिस पे क्वेश्चन आता है वो भी देख लिया। अब आता है रिप्रोडक्शन, अब आ जाता है रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बात ध्यान रखना कि जब हमने बोला न्यूट्रिशन दो टाइप का है, रह पानी में रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, नहीं तो पानी से निकल के बाहर जमीन पे आके रहने लगता है, एडवांस होता तो, ज्यादा एडवांस भी नहीं है। न्यूट्रिशन भी दोनों टाइप का ही मिल रहा है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इसकी, प्रोटेस्टा की। इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी मिक्स्ड फीलिंग, दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मुझे याद आ गया है कि आपने पिछला वाला नहीं लिखा है, मैं इससे पहले की स्लाइड वापस से लगा दूंगी, इतना सुन लो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखा जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, प्लाज्मोगेमी, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। मैं कुछ लिख देती हूँ, जहां जहां जैसे जैसे जो आएगा वहां वहां वो तब बताती जाऊंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी आ जाएगा, फ्रैगमेंटेशन आ जाएगा, फ्रैगमेंटेशन आ जाएगा, फिजन आ जाएगा, सबसे आसान तरीका, स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा, सॉरी प्लाज्मोगेमी मैंने इसमें गलत लिख दिया, प्लाज्मोगेमी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। हाँ, तो स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीजें मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा फिजन, फिजन के बाद इसमें आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बाद स्पोर्युलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा, कैरियोगेमी मिलेगी। क्या मिलेगा, कैरियोगेमी मिलेगी। कैरियो इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियस और गेमी का मतलब है जॉइन होना, दो सेल के न्यूक्लियस जॉइन हो गए। कैरियोकाइनेसिस जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता था, साइटोकाइनेसिस जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता था। सेल डिवीजन में पढ़ा था पहली बार क्लास 8th में। इस साल वापस से, मतलब कि जो नीट की प्रिपरेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से पूरा का पूरा सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ना है। अब बात ये आती है कि इसको पहचान जाओगे, कैरियो इज फॉर न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड होता है न्यूक्लियस को लेकर, और गेमी का मतलब होता है, मैं इसे दूसरा कलर ले लेती हूं, गेमी का मतलब होता है, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन हो जाना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है, दो सेल का फ्यूजन हो जाता था, तब तो जाइगोट बनता था, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस ऑर्गेनिज्म की ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें शो करते हैं, ये हमें शो करते हैं क्या, जाइगोटिक लाइफ साइकिल भी और गेमेटिक लाइफ साइकिल भी। जाइगोटिक मतलब कि 2n नंबर, क्रोमोसोम के 2 सेट, तो जाइगोटिक हो गया। और अगर गेमेटिक है तो 1n, 1 क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कब मिलेंगे, देखो सिंपल, बहुत सिंपल, एक एग था, एक ओवम, एक स्पर्म था, ओवम था, स्पर्म था।
एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास, फ्यूजन हो गया, मिल गए 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम की लाइफ साइकिल हो गई। अब ये ऑर्गेनिज्म 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला, इसके साथ जो ऑर्गेनिज्म आया 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला, दोनों एक एक सेट देंगे, वापस से फ्यूजन होगा, ऑर्गेनिज्म 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो डिप्लॉइड। तो यहां पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको हैप्लॉइड भी मिल जाएगा, डिप्लॉइड भी मिल जाएगा, यानी कि जाइगोटिक लाइफ फॉर्म भी मिलेगा और गेमेटिक लाइफ फॉर्म भी मिलेगा। लाइफ फॉर्म आपको दोनों तरीके का मिलेगा, जाइगोटिक भी। जाइगोट का मतलब क्या होता है? जो 2 फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यानी कि 2n क्रोमोसोम। यानी मैं यहां पर लिख सकती हूं कि ये जो है वो डिप्लॉइड रहा होगा, डिप्लॉइड को मैं लिख सकती हूं कि 2n नंबर रहा होगा। ठीक, ऐसे ही गेमेटिक भी मिल जाएगी, गेमेटिक भी मिल जाएगी, यानी कि हैप्लॉइड फॉर्म रहा होगा, बॉडी के अंदर सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम 1m रहा होगा, 1n रहा होगा। ठीक, जब भी डिवाइड करेंगे, जब भी डिवीजन होगा, है ना, इस चीज को बहुत तेजी में ध्यान रखना है कि जब भी इसके अंदर डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन के समय, रिप्रोडक्शन के समय जब भी डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन में हिस्सा लेने वाला होगा मियोसिस। मियोसिस होगा, मियोसिस के माध्यम से सेल डिवीजन होगा, मियोसिस के माध्यम से सेल डिवीजन हो जाएगा। तो ये वाली जो बात है ना, ये बहुत तेजी में याद रखनी है, ये बहुत तेजी में याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो सेल डिवीजन होगा वो कैसा होगा, मियोसिस के फॉर्म में होगा। ठीक, इसको बहुत जरूरी है। दैट्स इट। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूं, पहले ये वाली स्लाइड लिखो, पहले ये वाली स्लाइड लिखो। लिख लिया? स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेना है, लिखना है खुद अपने हाथ से। मैं भी वैसा का वैसा पढ़ा सकती हूँ, मैं समझाना चाहती हूँ, दिमाग में बिठाना चाहती हूँ आपके, आपको भी पूरी मेहनत करके नोट्स बना के लिखना है। पहले इसको लिख लो, लिख लिया? अब दूसरी स्लाइड लगाने वाली हूं मैं, रुक जाओ। ठीक है, अब दूसरी स्लाइड ये वाला लिखो। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि हमें क्या क्या पढ़ना है प्रोटेस्टा में, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमें एनसीईआरटी बोल रही है कि प्रोटेस्टा के आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पढ़ने पड़ते हैं। एक ये, 2, 3, 4, 5 ऑर्गेनिज्म पढ़ लें कि और ज्यादा पढ़ने? 5 में काम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीत को सिर्फ 5 ही पढ़ने हैं। अब वो बोलेगा एक नाम याद हो गया है मैम को। देखो, प्रोटेस्टा के अंदर हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स। अरे मैं टी लिखती हूँ तो बी जैसा बन जाता है, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के बाद हम प्रोटेस्टा के अंदर फिर पढ़ेंगे डीनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डीनोफ्लैजिलेट्स। फिर हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड। फिर हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड। हाँ, मुझे पता है क्या सोच रहे हो, अभी बताती हूँ क्या करना पड़ेगा। स्लाइम मोल्ड के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन। अब आप ये सोच रहे हो कि नाम कैसे याद होगा, ठीक है? तो सबने वो वाला गाना सुना है, डेस्पासिटो? सबने सुना है ना? डेस्पासिटो सुना है सबने? ठीक है, बस उतने में तो अपना काम हो जाता है। ऐसे लिखते हैं, डेस्पासिटो लिख लेते हैं, इंग्लिश का यूज कर लेते हैं। डी फॉर डीनोफ्लैजिलेट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स। E for euglenoid, S for slime mold, P for protozoans and सिस्टो का मतलब है, डेस्पासिटो था ना, तो वो हमारा हो जाएगा क्राइजोफाइट्स। हो गया, ऐसे याद रख लोगे। और अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो अपनी जिंगल बना सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, अपनी जिंगल बना लेना, ठीक है?
अगर ये वाली याद नहीं रहती है तो अपनी जिंगल बना लेना, अदरवाइज ये वाला जो गाना है ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ये गाना जो है हमको याद रहेगा, तो ऐसे याद रख लेना। अब एक खास बात ये आती है कि इनमें अपने अपने ग्रुप फॉर्म्ड है, अपने अपने ग्रुप्स फॉर्म्ड है। देखो मैं कैसे ग्रुप फॉर्म कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रुप फॉर्म कैसे हो रहा है वो देख लिया तो आधी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक ग्रुप बना लिया है क्राइजोफाइट और डीनोफ्लैजिलेट्स ने, दूसरा ग्रुप बना लिया है स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन ने, तो अकेला रह गया था हमारा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड एकदम अकेला पड़ गया था। किस फॉर्म में? ये दोनों एक साथ मिलके खाना खा लेते थे, एक साथ मिलके लंच कर लेते थे। तो ये खाने में क्या खाते थे, आपको पता है क्या खाते थे? ये खा लेते थे, क्राइजोफाइट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड जो है वो मिक्सोट्रॉपिक है, इसको किसी की जरूरत नहीं थी। मैं इसकी कहानी आपको सुनाती हूँ, ये थोड़ा बेचारा सा है पर एक्चुअली बेचारा नहीं है, बहुत स्मार्ट है। और जो ये हमारा ये था ना नीचे वाला ग्रुप, ये लोग हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक सबको पता है, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बना के खा लिया होगा, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपना खाना खाने के लिए। अब बचा मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक बड़ा बेचारा सा है, बेचारा इसीलिए कि अलग रह गया था, अकेला छोड़ दिया, ना तो इनको खाना बनाने वाला मिला और ना ये दूसरों पे डिपेंड कर पाए। तो अब क्या करेंगे, जितनी इनकी जान होगी उतना ये काम करेंगे, जब तक चलेगा तब तक क्या करेंगे, खाना बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। सनलाइट खत्म हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे। जैसा माहौल होता है वैसा एडजस्ट कर लेते हैं, तो सीखने वाली बात है यूग्लिनॉइड से। जिस समय जैसा माहौल होगा वैसा एडजस्ट कर लेंगे। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है बोथ ऑटो एंड हेटेरो ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर मिल जाए तो वो हमारा कौन है, मिक्सोट्रॉफिक। क्लियर? प्रोटेस्टा के अंदर ये ग्रुप्स हमारी एनसीईआरटी ने हमको बोला है कि भाई ये पढ़ो, तो हम इसी के हिसाब से पढ़ेंगे ना। याद रखने के लिए ये वाला गाना सुन लेना, ठीक है। और ये है फीचर्स जिस हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया है। इतना क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर हो गया? तो हमने जब पहले प्रोटेस्टा पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था बैक्टीरियाज, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और अब हम प्रोटेस्टा में क्या पढ़ेंगे, डेस्पेसिटो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेस्पेसिटो, डीनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन, क्राइजोफाइट। अब इसमें से ग्रुप किसका किसका बना? सीडी ने ग्रुप बना लिया, क्राइजोफाइट और डीनोफ्लैजिलेट ने ग्रुप बना लिया। ए बी सी डी ई होता है तो यूग्लिनॉइड बीच में अकेला छूट गया, और यहाँ पर पी एस एक साथ मिलता है, वहां पर अपन जब ए बी सी डी लिखते हैं तो स्लाइम मोल्ड और प्रोटेस्टा एक साथ हो गए। क्लियर? खत्म? अल्फाबेटिकली याद रख सकते हो कि कौन सा किसके साथ रहा होगा, और ऐसे याद रख सकते हो कि क्या अपनी भी जिंगल फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना लिख लो, लिख लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द मेन थिंग, है ना। अब हमें क्या क्या, मैंने आपको पूरा जनरल व्यू दे दिया है सारे के सारे प्रोटेस्टा को लेकर के, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब हम उसमें देखेंगे कि और क्या क्या है। देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन प्रोटेस्टा आर यूनिसेल्यूलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यूकैरियोटिक में मैंने आपसे बोला था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। इसके बाद दे बियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटेस्ट कैन बी यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं, बायन्यूक्लिएट हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस हो सकता है, दो न्यूक्लियस हो सकते हैं, मोर देन 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, लोकोमोशन टेक्स प्लेस। चलने के लिए मैंने बताया था कि फ्लैजिला है, मैंने बताया था कि सीलिया है, और क्या हो सकता है? सीलिया और फ्लैजिला तो एक्सक्लूसिव फीचर हैं ही,
साथ ही साथ सीडोपोडिया शो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, म्यूसिलेज एक्सट्रूशन म्यूसिलेज की जो लेयर है वो चिपचिपी लेयर, उससे भी चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करके चल रहे हैं। सीडोपोडिया, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लिम्ब, तो फॉल्स लिम्ब फॉर्म करके भी चल सकते हैं। और फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप ये वाला लोकोमोशन वाला पॉइंट सबको एकदम आंखों में बैठ गया होगा, ठीक है। अब आता है लोकोमोशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ वेरियस टाइप, होलोफाइटिक हो सकते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक। फिर इंजेस्टिव भी हो सकते हैं, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता था? होलोफाइट तो समझ गए, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन इंजेस्टिव यानी होलोजोइक का क्या मतलब है? क्लास 10th में न्यूट्रिशन जब पढ़ा था तो वहां होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। उसमें से इंजेस्टिव न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एज अ होल या उसके बॉडी पार्ट को एज अ होल खा जाए तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई ये छोटे से ऑर्गेनिज्म एज अ होल कैसे खा ले रहे होंगे इतनी बड़ी चीज को? एज अ होल ये बाहर से नहीं खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा एनगल्फ कर लेंगे। दूसरे बैक्टीरिया को एक बैक्टीरिया ने अपने अंदर खा लिया था ना, अभी बना के बताया था ना, ऐसा करते हैं, ठीक। फिर आता है एब्जॉर्प्टिव, यानी कि पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। अब पैरासाइट और सैप्रोफाइट, पैरासाइट तो मैंने आपको बता दिया था ट्रिपैनोसोमा के बारे में, ट्रिपैनोसोमा के बारे में बता दिया था कि वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहे थे और किसकी मदद से? सीसी फ्लाई की मदद से कर रहे थे। यहां पर तो बात खत्म हो गई। अब आता है सैप्रोफाइटिक, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर खाना खा ले रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा तो गंध में खाना खा लेंगे, पर भूखे नहीं मरेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा इतना सारा काम न्यूट्रिशन का, ठीक। कुछ और नई चीजें हमने पढ़ ली। कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। अब डिटेल में देखो क्या क्या मैंने बोला था वहां पर कि फिजन होगा, तो फिजन, बाइनरी फिजन यानी एक सेल से 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए। बडिंग का मतलब क्या है? बड फॉर्म हो गई, यानी कि एक आउटग्रोथ फॉर्म हो गई। ये बॉडी थी, बॉडी में छोटी सी आउटग्रोथ दिखने लगी और वो आउटग्रोथ में ग्रोइंग सेल्स थे, वो डिटैच हुए, डिटैच होकर के नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएंगे। ये हो गई बडिंग। इसके बाद आता है प्लाज्मोटोमी, मतलब कि जो प्लाज्मा जो है सेल का वो अलग होके नया सेल बना लेगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद स्पोर्युलेशन, स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर बॉडी जो हवा में उड़ती उड़ती चली जाएगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वहां ग्रो होने लगेगी। उसके बाद आता है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यूनिसेल्युलर बॉडी थी जो हवा में उड़ती उड़ती चली गई और ग्रो होने लग गई, इसको पूरे समय हवा में प्रोटेक्ट किसने किया? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बाहर से ऐसे ऑर्गेनिज्म बन जाती है, वो कहलाती है सिस्ट। तो सिस्ट फॉर्मेशन, आगे एक्सेट्रा भी लिखा है, एक आध दो मोड और भी हो सकते हैं। हमें जो जो जिस चीज के लिए पढ़ना है वो मैं आपको साथ साथ पढ़ाती जाऊंगी। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें कैसे हो सकता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन हो जाता है। रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब ऑर्गेनिज्म में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, जब उसका गैमीट बना यानी कि वो सेल बना जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा, तो उसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम था, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाज प्रेजेंट, ठीक है। तो वो हो गया रिडक्शनल डिवीजन। फिर होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में आपको बता चुकी, कैरियो इज फॉर न्यूक्लियस, गेमी इज फॉर फ्यूजन। तो न्यूक्लियस 2 सेल के फ्यूज हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। मियोसिस इज zygotic in some form and gametic in some form. Zygotic is 2n, मतलब कि 2 set of chromosomes, 2 set of chromosomes are present. इसके बाद गैमीटिक का मतलब है, गैमीट मतलब कि सेक्स सेल्स which take part in the reproduction. तो there is only 1n, यानी कि 1 set of chromosome, 1 set of chromosome, ठीक। यहां पर अपन ने जो रिप्रोडक्शन देखा था उसमें हमें बडिंग दिख रही है, ईस्ट में बडिंग हो गई। ट्रिपैनोसोमा यानी कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला ये है, इसमें लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो गया सेल बाइनरी फिजन के थ्रू। और यहां पर दिख रहा है स्पोर्स कैसे निकलते हैं। फर्न में ये देखो लाइट बॉडीज दिख रही है ब्राउन कलर की, ये स्पोर्स निकल के बाहर आ जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ग्रो हो जाते हैं। ये हो गया,
मेन कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी मैं आपको टाइम दे देती हूँ लिखने का। ये फर्स्ट स्लाइड का आप लिख लीजिए, डन। उसके बाद ये सेकेंड स्लाइड का लिख लीजिए, डन। उसके बाद थर्ड स्लाइड का लिख लीजिए, ओके। हाँ, थोड़ा और साइड हो जाती हूँ, ओके फाइन। ज्यादा याद रखने के लिए डायग्राम बनाकर भी रख सकते हो, ठीक है। अब आगे डोमेन्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा। हमें प्रोटेस्टा में कौन कौन से डोमेन्स के बारे में पढ़ना है ये मैं आपको बता चुकी। बार बार बोलने से बार बार याद रहेगा। अगर आप अपनी जिंगल फॉर्म कर रहे हो तो मुझे जरूर मेंशन करके कमेंट में बताना है। और अगर आप जिंगल फॉर्म नहीं भी कर रहे हो, ऑनेस्टली अगर नीट को क्लियर करना चाहते हो, तो जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो इस समय देख रहे हैं उनको क्या करना है, उनको अपने कॉमेंट में जाकर के बिना देखे 5 प्रोटेस्ट के डोमेन के नाम लिखने हैं। क्राइजोफाइट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड, अपना प्रोटोजोवन और अपना डिनोफ्लैजेलेट। इन 5 के नाम मुझे वहां पर लिख के बताओ। याद हो गए ना तो भी लिख के बताओ, रिवाइज करो। नए नाम है, थोड़ा समय लगेगा, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा। इसकी डीपीपी का सोल्यूशन लाऊंगी, वहां पर भी सेम चीज बोलूंगी। जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक। तो क्या क्या मिलता है किंगडम प्रोटेस्टा? इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, लिख दिया होगा, डिनोफ्लैजेलेट्स लिख दिया, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। पिक्चर दी हुई है यहां पर, स्लाइम मोल्ड दिख रहा है, अमीबा दिख रहा है, यूग्लिना दिख रहा है, डिनोफ्लैजेलेट, पैरामीशियम, डायटम्स एंड मैक्रोएल्गा। ये सारे ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं। विजुअलाइज कर लो एक एक को, ये कैसा आड़ा टेढ़ा सा है। अमीबा हम जीवन भर से देखते आ रहे हैं, अमीबा का रिप्रोडक्शन, अमीबा का सेल डिवीजन, अमीबा का न्यूट्रिशन। यूग्लिना ऐसा दिखता है, एक बड़ा सा टेल है। डिनोफ्लैजेलेट ऐसा दिखता है। डिनोफ्लैजेलेट तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है पढ़ने में। फिर आता है पैरामीशियम, फिर डायटम ऐसा दिखता है, मैक्रोएल्गा ऐसा दिखता है। एक चीज मुझे आपको बतानी थी, वो ये कि ये जो प्रोटेस्ट के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लूसिवली दे आर नोन एज फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन आता है फाइटोप्लैंक्टन्स, पानी में रहते हैं, देख चुके थे, एक्वेटिक हैं। पानी में रहने के साथ साथ पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। और प्रोटिस्ट के जो ऑर्गेनिजम्स थे इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। थोड़े से फीचर प्लांट जैसे लग रहे थे, थोड़े से फीचर एनिमल जैसे लग रहे थे, समझ नहीं पाए किस में रखे, तो फाइटोप्लांट के लिए ले लिया। पानी में तैर रहे हैं इसीलिए फाइटोप्लैंक्टन कहला गए। वैसे ही लगते हैं थोड़े, इसीलिए, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि फाइटोप्लैंक्टन किसको कहते हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसको कहते हैं? प्रोटिस्ट को, ठीक। अब यहां तक हमने जनरल फीचर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब हमने ये जितने पढ़े हैं ना, मैंने डेस्पेसिटो से जो याद कराया है कि डेस्पे से डी से डिनोफ्लैजेलेट, डेस्पे से एस का स्लाइम मोल्ड, पी से प्रोटोजोवन, ठीक है, ई से यूग्लिनॉइड और सी से ये क्राइजोफाइट्स मिल जाएंगे। इनको एक एक को पढ़ना है, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एनसीईआरटी ने इनके बारे में पढ़ाया है, हमें भी पढ़ना है, नीट में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे क्राइजोफाइट्स की, पर उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। Then I will start with chrysophytes. Now we'll discuss about chrysophyte. लिख लिया ना इतना? अब हम बात करते हैं क्राइजोफाइट की। क्राइजोफाइट एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं। क्राइजोफाइट्स एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं, आई विल टेल यू, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्राइजोफाइट एक, why this, क्राइजोफाइट्स एक हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। तो पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है डायटम्स, ठीक है, डायटम्स नाम के। दूसरा वाला है गोल्डन एल्गे, जिसको डेस्मिड नाम से भी जाना जाता है। पहचानोगे कैसे? तो पहचानने का तरीका बताती हूं। डायटम्स कैसे दिखते हैं? डायटम्स दिखते हैं ऐसे। ये क्या है? डिब्बे जैसा। हाँ, एक्चुअली में वो डिब्बे जैसे दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? डिब्बे जैसे। मैंने आपसे लेक्चर स्टार्ट करते वक्त बोला था कि कैसे सोप के बॉक्स के जैसा अपीयरेंस मिलेगा।
सोप के बॉक्स के जैसा अपीयरेंस मिलेगा। ये आ गया सोप बॉक्स का अपीयरेंस, ठीक है। और गोल्डन एल्गे कैसे दिखेगी? गोल्डन एल्गे ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा गोल्डन एल्गे का, और उसमें बीच बीच में कुछ ऐसा येलो स्ट्रक्चर भी दिखेगा। ठीक है, तो गोल्डन एल्गे डेस्मिड वैसा दिखता है और डाई एटम्स ऐसा दिखता है। क्वेश्चन जब पूछते हैं तो डाई एटम्स को बोलते हैं सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस, ठीक है। और गोल्डन एल्गे को बोलते हैं प्लांट लाइक अपीयरेंस। कोई दिक्कत? अब याद रह जाएगा, इमेजिन कर लोगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा, ये वाला तो इमेजिन हो जाएगा, ये वाला थोड़ा मुश्किल है। तो भैया ये ऑर्गेनिज्म ही है, ये ऑर्गेनिज्म ही बैठा है इसके अंदर, ठीक है। बस इसकी सेल वॉल थोड़ी मोटी है। क्या है? सेल वॉल मोटी है, ठीक है। एक्सक्लूसिव बात, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव बात, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव बात बताने से पहले मैं ऐसा करती हूँ, ये समझ में आ जाएगा ना। बीच में मान लो किसी ने हमको ज्वाइन किया तो उसे पता कैसे चलेगा हम क्राइजोफाइट का पढ़ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल का ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये सेल वॉल है ना। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका, टिंग टिडिंग, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर ऊपर लिख लेना नीट, ठीक है। इतनी बात क्राइसोफाइट के बारे में समझ में आ गई। दो ग्रुप्स पढ़ने हैं, पहला हमको पढ़ना है डायटम्स, दूसरा हमको पढ़ना है डेस्मिड यानी कि गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को ही एक्सक्लूसिवली, गोल्डन एल्गे को ही कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन मतलब कि जो पानी के साथ स्विम कर जाएगा, फाइटो मतलब कि प्लांट के जैसा है। तो देखो दिख रहा है ना प्लांट के जैसा, प्लांट लाइक लिखना, प्लांट नहीं है, प्लांट के जैसा दिख रहा है। हो गया। तो ये हमें इतना तो समझ में आ गया कि गोल्डन एल्गे पढ़ना है एक हमको, ठीक है। एक क्या पढ़ना है? गोल्डन एल्गे। और गोल्डन एल्गे के बाद हमको क्या पढ़ना है? ये हो गया गोल्डन एल्गे और डेस्मिड, और ये हो गया डायटम्स, ठीक है। क्लियर? ओके। अब ये तो हो गए जो पढ़ने। जनरल फीचर्स देखो, जब मैं बोलती हूं कि क्राइजोफाइट्स जो हैं वो किस किंगडम में आते हैं, हम कहां पर पढ़ रहे हैं? प्रोटेस्टा, वहीं बता दिया था, वाटर में रहते हैं। वाटर में भी दो एक्सक्लूसिव फीचर थे, तो इसके भी दो एक्सक्लूसिव फीचर हैं। ये पाए जाते हैं वाटर में। कौन से वाटर में? तो फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में। और वाटर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हो। कैल्शियम कम होना चाहिए पानी में, ठीक है। नेचर में कैसे होते हैं? नेचर में होते हैं यूनिसेल्यूलर। यूजुअली एक सेल की बॉडी होती है, प्रोकैरियोट है। ये तो हमने जनरल फीचर्स देख ही लिए, ठीक है। इसके बाद फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। हाँ तो होंगे ना, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था ये जो ग्रुप है क्राइजोफाइट्स और डिनोफ्लैजेलेट्स दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक हैं तो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो खाना कैसे बन रहा है? फोटोसिंथेसिस की मदद से बन रहा है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इंपॉर्टेंट होती है बहुत। किस चीज की बनी होती है? सिलिका की बनी होती है सेल वॉल। मोड, खाना खा लिया है ना, तो फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी तो देखना पड़ेगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल में सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमें दिखाना है वो कौन सा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको मिलेगा बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन वाला रिप्रोडक्शन, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कैसे होगा, यानी कि अगर ये जो था ये ऐसा था ना, कौन सा था ये डायएटम, तो ये डायएटम जब डिवाइड होने जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा ये रह गया, नीचे वाला हिस्सा ये रह गया, और नया वाला जो हिस्सा है वो पता है कहाँ फॉर्म होगा, नया वाला हिस्सा इसके साथ नया बन जाएगा और इसके साथ नया बन जाएगा। और हर बार एक खास बात याद रखना, हर बार जो नीचे वाला जो एक 2 बनते हैं ना, ये हो गया बाइनरी फिजन, मतलब ट्रांसवर्सली ऐसे ऐसे करके डिवाइड करा है। ठीक है, तो हर बार जब ये बनेगा तो एक जो होता है वो हमेशा वेरी स्मॉल बनता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटू सा बनता है एक, और एक थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऊपर नीचे के हिस्से अलग हो जाते हैं, सेल वॉल के साथ साथ ऊपर के साथ अलग सेल वॉल बन जाती है, नीचे अलग सेल वॉल बन जाती है। क्लियर, ये सारी बातें हो गई। अब इकोनॉमिक पर्पस बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक पर्पस बहुत ज्यादा है। ये जो सेल वॉल है ये सिलिका की बनी है, सेल वॉल सिलिका की बनी होने के वजह से, सेल वॉल सिलिका की बनी होने के कारण कैसी होती है, बहुत हार्ड सेल वॉल होती है, हार्ड सेल वॉल होती है। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो मरने के बाद ये सिलिका वाली सेल वॉल के साथ पानी में नीचे बैठ जाते हैं, एक्वेटिक बॉडी में बिल्कुल सारे के सारे नीचे जमा हो जाते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरी एक्वेटिक बॉडी है, अगर ये मेरी एक्वेटिक बॉडी है, ये एक्वेटिक बॉडी है, तो यहां पर पूरे के पूरे डायटमेशियस अर्थ कहां पर जमा हो जाएंगे, पूरे के पूरे यहां डिपॉजिट हो जाएंगे। एक्चुअली में मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ये ऐसे बॉक्स के फॉर्म में ही जमा होंगे, तो एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये ऐसे जमा हो जाएंगे। तो ये इनको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ सॉल्व्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पर्पस। ये वाटर बॉडी थी, ये क्या थी, वाटर बॉडी। यहां पर कोई प्लांट भी होगा और यहाँ पर एक आध कोई फिश भी होगी, फिश भी होगी, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या जमा हो गया, डायटम जमा हो गया। ठीक, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल बातें, है ना। पूरा हमने क्राइजोफाइट में बस यही चीजें पढ़नी है। अकरेंस पानी में होता है, हैबिटाट इसका पानी है, 2 टाइप के होते हैं, डेस्मिड होता है और डायटम होता है। येलो, गोल्डन येलो कलर का डेस्मिड होता है जो प्लांट जैसा दिखता है, तो उसको फाइटोप्लैंक्टन बोल देते हैं, पानी में तैरने वाला पेड़ जैसा स्ट्रक्चर। और डायटम सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जब डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से तो ऐसे अलग हो जाता है, एक छोटा ही बनता है, एक थोड़ा साइज में बड़ा बनता है। छोटे 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 वाले धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर अपना काम करने लगेंगे डिवीजन का। ठीक, न्यूट्रिशन कैसे, फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन ले लेते हैं, खाना अपना खुद बना लेते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, हार्ड वॉल, बहुत बहुत हार्ड वॉल होती है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया, वाटर में मिल रहे हैं ये भी बता दिया, और कैसे दिखते हैं ये भी बता दिया। अब लिखने का टाइम चाहिए, लिख लो रिटर्न, पहली ये स्लाइड लिखना, उसके बाद ये वाली लिखना। ठीक है, अब चलो चालू करते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है एक बार ब्रश अप करते हैं। देखो, क्राइजोफाइट जो है वो इंक्लूड करता है डायटम और गोल्डन एल्गे, जिसको डेस्मिड बोलते हैं, ये तो सबको याद हो गया। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, अच्छे फ्रेश पानी में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी मरीन वाटर में भी मिल जाते हैं, ये मैं बता चुकी, याद हो गया है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर लिखा था तो माइक्रोस्कोपिक ही होंगे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं आएंगे। उसके बाद फ्लोट कर लेते हैं पैसिवली, आराम से पानी में घूमते हुए, फ्लोट करते हुए, स्विम करते हुए चले जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाएंगे। तो ये हो गया, वाटर करंट में फ्लोट कर रहे हैं तो प्लैंक्टन हो गए। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना ले रहे हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी थी। और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। थोड़ी देर पहले बताया था ना, अभी ऑटोट्रॉफिक है, एक ग्रुप बनाकर बैठे थे। ये क्राइजोफाइट्स और डिनोफ्लैजेलेट्स दोनों में मिल जाएगी सेम बात, इतना हमने जान लिया। अब देखो नेक्स्ट, वॉल्स जो होती हैं, सेल वॉल्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है नीट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, बता चुकी। एम्बेडेड इन मेनी प्लेसेस ड्यू टू विच सेल वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। मैंने बोला था ना, इनडिस्ट्रक्टिबल, वो जो टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, बहुत मजबूत है। ठीक,
तो the cell wall forms two thin overlapping shells which fit together in a soap box. ऐसे soap box की तरह, देखो ऐसे ही soap box होता है, ऐसे खोल लेते हो अंदर soap मिल जाता है, soap box की तरह ही डायटम्स दिखते हैं। ठीक, ये मैं बता चुकी कैसा दिखता है, ऐसा सोप बॉक्स। ठीक, सोप बॉक्स की तरह अपीयरेंस होता है। और ये जो सोप बॉक्स है ये क्या है, ये है सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी है, सिलिका की बनी हुई है, यानी कि हार्ड है। क्लियर? हाँ, लिख लो फिर रह नहीं जाए। ठीक है, ओके। नाउ ड्यू टू ट्रांसपेरेंट सिलिकेशियस शेल, क्योंकि सिलिका का बना हुआ ट्रांसपेरेंट शेल है, जब आप देखोगे इसको तो आपको ये ऐसा दिखेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे पॉलिथीन होती है ट्रांसपेरेंट वाली पॉलिथीन, बस ऐसे ही बना हुआ रहता है, लेकिन बहुत हार्ड होता है। तो सिलिका डिपॉजिटेड इन सेल्यूलोजोइक सेल वॉल, सेल्यूलोज वाली जो सेल वॉल है उसमें सिलिका आके डिपॉजिट हो गया है। तो सेल वॉल जो होती है डाई एटम की, वो हार्ड होती है। मैडम ये तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं। इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड इवन आफ्टर देयर डेथ, मैंने कहा था ना, मरने के बाद भी सारे के सारे नीचे पानी में बैठ जाएंगे और जो सेल वॉल है वो कहीं नहीं जाएगी, उसको कोई नहीं हिला सकता, नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द सी, पानी में नीचे बैठ गए। accumulation occurs over billion of year, billions of year में बहुत सारा accumulation हो जाएगा और diatomaceous earth या फिर डायटोमाइट बना लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट इज, इनके पास रिजर्व्ड फूड स्टोर रहता है। रिजर्व्ड फूड स्टोर का क्या मतलब है, खाना इन्होंने अपने पास स्टोर करके रख लिया है। रिजर्व्ड फूड इज ऑयल हो सकता है, क्राइसोलेमिनेरियन या फिर ल्यूकोसिन हो सकता है। और एक्चुअली में ये क्राइसोलेमिनेरियन या फिर ल्यूकोसिन जो होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड यूनिट। पॉलीसैकेराइड यूनिट से हम क्या समझते हैं, पॉलीसैकेराइड यूनिट से हम समझते हैं लॉन्ग चेन होगी। ठीक है, ऑयल फैट की लॉन्ग चेन होगी, पॉलीसैकेराइड मिल जाएगा या फिर ऑयल के फॉर्म में फूड स्टोर रहेगा। अब आता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होगा। मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से, ऊपर का ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट नीचे रह जाएगा, दोनों के साथ नए पार्ट कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे और ट्रांसवर्स वे में डिवीजन हो जाएगा। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर होगा तो बहुत रेयर होगा और गैमीटिक मियोसिस से होगा। और हमने पहले ही प्रोटेस्टा में देख लिया था कि मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस एक्चुअली मियोसिस हो रहा है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दी कैसे कैसे हमारा जो क्राइजोफाइट है वो कैसे डेवलप करेगा। अब आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में डायटोमेशियस अर्थ एम्प्लॉयड एज एन इंसुलेशन मटेरियल। मैंने आपसे कहा था जब डाई एटम्स पानी के अंदर, सी के अंदर, समुद्र के अंदर मर जाएं या फ्रेश वाटर के एरिया में कहीं पर मर जाएंगे तो पानी के नीचे, सबसे नीचे जमीन में जाके जमा हो जाएंगे ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। उनको निकाला जाएगा और उनको हमारे रेफ्रिजरेटर्स में इंसुलेटर्स की तरह यूज किया जाता है या फिर हमारे बॉयलर्स में यूज किया जाता है। इंसुलेटर की तरह मतलब कि जो हीट को अब्सॉर्ब करते रहें, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या, जैसे रेफ्रिजरेटर है तो वो पूरे टाइम वर्क कर रहा है, तो वो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको कर लेगा, ये कॉम्पनसेट। फिर आएगा डायटोमाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट एंड मेटल पॉलिशेस, और बहुत बढ़िया क्लीनिंग एजेंट होता है क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में दरदरा, जैसे पाउडर अपन मान लो कि शक्कर और शक्कर का बूरा, तो शक्कर का बूरा कैसा होता है, सॉफ्ट रहता है कंपैरेटिवली। शक्कर कैसी होती है, थोड़ी सी क्रिस्टल जैसी होती है। तो ये भी ऐसे थोड़े से क्या कहना चाहिए कि दरदरे होते हैं, ठीक है, एकदम स्मूथ नहीं होते। तो दरदरे होने की वजह से पॉलिश अच्छा कर पाते हैं। तो डायटोमेशियस जो है वो पॉलिशिंग पर्पस में यूज होते हैं, मेटल की पॉलिशिंग के लिए एंड इवन टूथपेस्ट में भी यूज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डायटोमाइट इज पोरस होता है, केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट होने का मतलब कि इनएक्टिव,
ठीक है, एक्टिव स्टेट में नहीं है, इनएक्टिव है। Therefore it is used in filtration of sugar, alcohol, antibiotics के filtration में यूज होता है। शुगर के में तो बहुत ज्यादा, ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर जो होती है, ब्राउन शुगर से व्हाइट शुगर पे कैसे लेकर आए, पॉलिश कर करके, पॉलिशिंग में बहुत यूज होता है, अभी देखा हमने। उसके बाद डाई एटम्स आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये जो फ्रेज है ना, दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ सी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर मेजर सोर्स ऑफ फूड टू एक्वेटिक एनिमल। अब अगर प्रोड्यूसर्स हैं तो फिर क्या करेंगे, खाना तो बनाएंगे ही, और खाना बना के सबको दे देंगे, और खाना बना के सबको दे देंगे तो ये कहलाएंगे प्रोड्यूसर्स। क्यों कहलाए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस। हमने देख लिया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, आई थिंक आपने ये वाला नहीं लिखा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला। मैं एक बार ये स्लाइड्स लगाकर आपके लिए छोड़ दे रही हूं, है ना। देखो यहां तक तो लिख लिया था, ये फर्स्ट स्लाइड डन, ये सेकेंड वाली स्लाइड, दिस इज द थर्ड स्लाइड, देन दिस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चल रहा है, प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब आ जाता है डिनोफ्लैजिलेट्स। यहां तक सबने लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स हेडिंग डाल लीजिए, डिनोफ्लैजिलेट्स। इसको याद रखने का तरीका, डाई का मतलब डाई से याद रखना, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ढूंढ लो, ऐसा कुछ है नहीं, बनाया है। डाई का मतलब है दो, और फ्लैजिला से याद रखना, फ्लैजिला है, इसके पास टू फ्लैजिलाज हैं, टू फ्लैजिलाज हैं। बात समझ गए, इतना याद रखोगे। वैसे ये मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए ही करवाया है। क्लियर, कोई दिक्कत इतने में। अब हेडिंग डाल ली है ना, डिनोफ्लैजिलेट्स अलग से लिख लिया है। अब इनके बारे में सुनो। डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बेसिकली यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल है, दिखने में छोटे हैं, स्मॉल है। उसके बाद खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनके पास कलरिंग पिगमेंट होते हैं, कलर गिविंग पिगमेंट होते हैं, कलर प्रोवाइड करने वाले इनके पास अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है। और जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, ये उससे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपनी बॉडी से, यानी कि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट, बायो का मतलब लाइव, और ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब उजाला करना। तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और पानी में बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं। अब वो सुंदर तो दिख रहे हैं, लेकिन कलर गिविंग पिगमेंट है, तो कलर अलग अलग टाइप के देते हैं। कभी ये क्लोरोफिल की मदद से कलर दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, या फिर केराटिनॉइड की मदद से कलर देंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें से ये कॉज करते हैं, नीट में आने वाला क्वेश्चन, ये कॉज करते हैं रेड टाइड, ये कॉज करते हैं रेड टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेड टाइड ये कब कॉज करते हैं, जब ये कुछ पॉइजन सेक्रीट करते हैं। हाँ, खतरनाक भी है, पॉइजन भी सेक्रीट करते हैं। और इनके पॉइजन जब पानी में रहने वाले छोटे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चले जाएं और उससे अगर ह्यूमन बीइंग्स में आ जाएं, तो ये करा देते हैं पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पैरालिसिस करा देते हैं। तो पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, यानी कि पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पीएसपी करा देते हैं।
किसमें? ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि ये पॉइजन के नाम पर क्या सेक्रीट करते हैं? टॉक्सिन भी सेक्रीट करते हैं पानी के अंदर। इतना सिंपल छोटा सा ऑर्गेनिज्म ऐसा काम करता है। उसके बाद इनकी जो सेल वॉल होती है, क्राइजोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई सेल्यूलोजोइक प्लेट्स के फॉर्म में, यानी कि आप कह सकते हो मोज़ेक पैटर्न में। मोज़ेक पैटर्न मतलब ऐसे ऐसे जिगजैग्स वाला, वो जैसे टुकड़े टुकड़े बनाकर जोड़कर बनता है ना, ऐसे इसमें बहुत सारी प्लेट्स जुड़ी रहती हैं। और वो बहुत सारी प्लेट्स ऐसे जुड़ी रहती हैं कि अगर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी प्लेट। ऐसे प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ऐसे प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, ऐसे इस तरीके से। तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये मोज़ेक फॉर्म में प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। ये फिर से मोज़ेक, एक प्लेट ये बनी हुई है, फिर एक प्लेट ये बनी हुई है, ठीक है, एक प्लेट ये बनी है, दूसरा एक प्लेट ये बनी है। ये सब क्या है? इसको मैं मार्क कर देती हूं। दिस इज अ एक्चुअली यहां पर लिखा हुआ है सी, सेल्यूलोजोइक प्लेट। अब इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। मैंने बोला था ना 2 फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, तो एक तो ये जो ग्रूव है ना, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, और एक जो है ये ऐसे प्रेजेंट है। यानी एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, एक ट्रांसवर्स सेक्शन में। इसको बोल दिया ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और किसमें है? इन दी ग्रूव में। एक्चुअली बात ये है कि ये अलग अलग प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स के बीच में ऐसे जो जगह होगी, उसने कुछ जगह बना ली होगी, उसको हमने बोल दिया ग्रूव। उसके अंदर फंसा हुआ है फ्लैजिला, ठीक। उसके बाद ये वाला क्या है? ये है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक है। इसके बाद ये चलता कैसे है? इसका लोकोमोशन जो होता है वो किसकी मदद से होता है? बाय फ्लैजिला की मदद से होता है। अब फ्लैजिला एक ऊपर है और एक साइड में। अब ये फ्लैजिला ऐसे ही चलेगा, एक ऊपर की तरफ चलेगा, एक साइड की तरफ चलेगा, तो उससे इसकी बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा? वर्ल मूवमेंट होगा, यानी कि बॉडी सर्कुलर घूमती हुई नजर आएगी। और ऐसे नहीं कि आराम आराम से घूमता है, बहुत तेज पानी में कैसा घूमता हुआ मिलता है? सर्कुलर मोशन में। मतलब कि ये यहां से चलेगा और इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ मूवमेंट शो करेगा और ये इस तरफ मूवमेंट शो करेगा। ऐसे चलता है। कैसे चलता है? वो उस तरफ मूवमेंट शो करेगा, ये इस तरफ मूवमेंट शो करेगा, ऐसे चलता है। बात समझ में आ गई कैसे चलेगा? तो लोकोमोशन जो है इसका व्हर्लिंग पैटर्न में होता है। व्हर्लिंग पैटर्न, घूमता है बहुत तेज, ठीक है। ये इसका फ्लैजिला निकला हुआ है, ऐसे ही ऊपर की तरफ फ्लैजिला निकला हुआ है। तो फ्लैजिला तो अपना पानी में ऐसे ऐसे चल रहा है, पर ये क्या करेगा? ये घूमेगा, ये सर्कुलर मोशन में तेज तेज घूमेगा। ये ऐसा मूवमेंट चलेगा फ्लैजिला का, और ये ऐसे तेज तेज घूमता रहेगा। तो व्हर्लिंग पैटर्न में ये मूव करता है। तो हो गया हमारा क्या? इसका मूवमेंट। यहां पर हमने फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी देख लिया था, हमें पता था वो खाना कैसे खा रहा है। छोटा है, यूनिसेल्युलर है, कलरिंग पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए सी, केराटिनॉइड। क्लोरोफिल जो है वो तो दे देगा ग्रीन कलर, केराटिनॉइड जो है हाँ कौन कौन से कलर में मिलता है? अगर रेड टाइड फॉर्म कर रहा है तो रेड कलर तो होगा ही। तो कलर्स इसके पास मिल जाते हैं, रेड, ब्राउन, येलो, इस टाइप के कलर्स मिल जाते हैं। कलरिंग पिगमेंट होता है ना, तो वो ये कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, अब अपन पढ़ना चालू करते हैं। देखो, हाँ एक चीज और, रिप्रोडक्शन रह गया है। तो रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है? अब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो खाना तो खा लिया था, रिप्रोडक्शन भी तो कराओ। तो रिप्रोडक्शन होगा इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल ऑर्गेनिज्म, छोटा सा है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये कर लेंगे फिर से बाइनरी फिजन से अपना रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन कर लेंगे, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा,
बाइनरी फिजन, ठीक। और एक चीज और, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभी कर सकते हैं, हालांकि करेंगे नहीं, पर बहुत रेयर चांसेस हैं, रेयर चांसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रेयर चांसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हमें पता चल गया, हैबिटेट क्या है, कहां रहता है, अकरेंस कहां है, वाटर में। बॉडी कैसी है, यूनिसेल्यूलर। फ्लैजेला कितने हैं, 2, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, मूव कैसे कर रहा है, व्हर्लिंग पैटर्न में मूव कर रहा है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से हो गया था, ठीक है। सेल वॉल कैसी बनी है, सेल्यूलोजोइक प्लेट्स की बनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल वॉल होती है वो पार्ट्स में प्रेजेंट, जैसे मोज़ेक पेंटिंग कैसी होती है, अगर आप मोज़ेक पेंटिंग देखोगे तो एक पार्ट ये, 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 तो ये जो पैटर्न है ऐसा ही पैटर्न होता है इसके सेल्यूलोजोइक वॉल का। तो देखो, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, ऐसे करके इसकी प्लेट्स जुड़ी होती हैं बहुत सारी। और फिर फ्लैजेला कैसे निकला होता है, फ्लैजेला ये निकला हुआ है, दिख ही रहा है हमको, फ्लैजेला ऐसे निकला होता है, फ्लैजेला ऐसे निकला होता है, तो वो मूव करने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिनोफ्लैजिलेट कंप्लीट। देखो अब, डिनोफ्लैजिलेट्स आर मरीन वाटर में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं। अब देखो, पहले वाले में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यहां वाले में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। डिनोफ्लैजिलेट्स येलो कलर, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर के, अभी बता रही हूं क्लोरोफिल। डिनोफ्लैजिलेट्स येलो, ब्राउन और गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक। These colors of dinoflagellate is due to pigment present in them, chlorophyll A, chlorophyll C। मैंने वहां पर ऑलरेडी आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी लिखकर बता दिया था। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ज़ैंथोफिल और केराटिनॉइड एक ही बात होती है। ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट है डाइनॉक्सेंथिन और डाइनॉक्सेंथिन के फॉर्म में, 2 फॉर्म में से किसी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। फिर डिनोफ्लैजिलेट्स हैव 2 फ्लैजेला, और 2 फ्लैजेला कैसे होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स, ये मैंने बताया आपको, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये देखो, ये बीच में फंसा हुआ एक फ्लैजेला यहां दिख रहा है, एक फ्लैजेला ऐसे नीचे आया हुआ दिख रहा है, एक फ्लैजेला ऐसे बीच में फंसा हुआ पूरी तरह दिख रहा है, और एक फ्लैजेला नीचे आया होगा, ठीक। ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इसके बाद अदर, वन इज ट्रांसवर्स, अदर इज लॉन्गिट्यूडिनल। डिनोफ्लैजिलेट्स show peculiar spinning movement, therefore they are called as whirling whips। whirling whips को बोलते हैं क्योंकि ये spinning movement show करते हैं, spinning movement show करते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, आपने इससे पहले का लिखा नहीं है, मैं बता दूंगी। they have starch and oil stored food। स्टार्च और ऑयल स्टोर्ड रहेगा फूड के फॉर्म में, और स्टार्च कहां से आया, फोटोसिंथेसिस से आया। अभी तक जितना पढ़ा है उतना लिख लीजिए, आई विल गिव यू अ टाइम। देखो, ये फर्स्ट, ठीक है, ये, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद ये, ठीक है, ओके। तो ये स्टोर्ड फूड हमारे पास पता है हमको ऐसे प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पॉइजनस होता है, इसका जो टॉक्सिन होता है वो हार्मफुल होता है। ये तो अपना खाना, अब इसने तो अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिया, वो टॉक्सिन उस पानी में प्रेजेंट बाकी ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया। उस ऑर्गेनिज्म को मान लो कि निकाल कर किसी एनिमल ने, मतलब एनिमल ने खा लिया या किसी ह्यूमन बीइंग ने खा लिया, तो उसकी बॉडी में जाकर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाकर ये क्या करा देंगे, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग, पीएसपी करा देते हैं। यानी कि बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी फंक्शन खत्म हो जाता है, मसल का फंक्शन खत्म हो जाता है, पैरालिसिस हो गया। That is, it is very harmful। तो very often जो red dinoflagellates, और ऐसा कौन करता है, सिर्फ red dinoflagellates ही ऐसा करते हैं। red dinoflagellates undergo rapid multiplication, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं, नंबर बढ़ा लेते हैं। और एक्चुअली में आप देख रहे हो यहाँ पानी में आपको रेड टाइट दिख रही है, तो ये जो पूरी रेडनेस है ये पूरे पानी में कैसे फैल गई, आप सोचो कितनी जल्दी इनने डिवाइड किया होगा, तब जाके पूरे पानी में ये रेडनेस आ गई। सो दे डिवाइड एट अ विगरस रेट,
आप अक्सर देखना कोई भी पॉइजनस चीज होती है, कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज होती है, वो बहुत जल्दी डिवाइड करता है, क्योंकि छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसने तो जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेना। बाइनरी फिजन में कितना टाइम लगना है? बाइनरी फिजन क्या होता है? एक सेल से दो सेल्स बन जाना। तो ये आराम से अपना बाइनरी फिजन करके डिवाइड करके जल्दी जल्दी डिवाइड करते जा रहे, पूरे में रेड टाइड फैलते जा रही है। वो रेड टाइड जो है उसका टॉक्सिन किसने खा लिया? ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया। वहां वाटर में रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उसको हंट करके निकाल करके फेच करके किसने खा लिया? एक बड़े एनिमल ने खा लिया, या मान लो ह्यूमन बींग ने खा लिया, बॉडी में आया, क्या हो जाएगा? टीएसपी। मैं बार बार बोल रही हूं, पैरालिटिक शेलफिश, SHELL, शेलफिश पॉइजनिंग। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा। वेरी ऑफन रेड डिनोफ्लैजेलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी अपीयर रेड, यानी कि रेड टाइड्स बना देता है। Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes। और वो कौन सा ग्रुप होता है? आपको पता है कौन सा ग्रुप डिनोफ्लैजेलेट का एक्चुअली में ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? गोनार्लेक्स। गोनार्लेक्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और रेड टाइड भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अल्टीमेटली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ ऑल टाइम। ठीक, अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? मैंने बताया मेनली एसेक्सुअल होता है, बाइनरी फिजन बता चुकी हूं मैं, और उसके बाद कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। वेरी रेयर इन देम। डिनोफ्लैजेलेट्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1N। So they reproduce by zygotic meiosis। zygotic meiosis से रिप्रोड्यूस कर लेंगे, मतलब जाइगोट फॉर्म कर लेंगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बचे हुए यूग्लिनॉइड के बारे में, प्रोटोजोअन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना मैं उम्मीद करती हूँ आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर कर देना, कमेंट में मुझे बता देना। बार बार जो प्रोटेस्टा के डोमेन्स हैं उसका नाम याद करने से आपको याद हो जाएगा। जो ट्रिक बताइए उतना याद रखिए। सीक्वेंस में ये वीडियोस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, कंटिन्यूअसली उसको देखते जाइए, आपका टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा। टाइप करना है www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा। ऑफिशियल पेज पर जाओगे तो ये लिखा होगा टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का, और वहां पर जाके नीट पे क्लिक करो। नीट पे जाकर बायोलॉजी पे क्लिक करो, वॉच नाउ करो। वॉच नाउ करोगे तो बायोलॉजी का पेज ओपन हो जाएगा, डिटेल्स पढ़ लेना। ऊपर यहाँ लिखा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोज। जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, फर्स्ट चैप्टर में दिक्कत है उसको पढ़ लो, सेकंड चैप्टर में दिक्कत है उसको पढ़ लो, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है मेरा मोनेरा बहुत अच्छा हो गया तो प्रोटेस्टा पढ़ लो। अगर लगता है प्रोटेस्टा मेरा सही जा रहा है, मोनेरा को रिवाइज करते चलो। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम या 2 किंगडम वाला छोड़ दोगे, वो भी पढ़ते रहना है। तो सीक्वेंस में वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे, उसे रिवाइज करते जाइए। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो इस तरीके से प्ले होने लगेगा और आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। सब चीजें समझ में आ गई हैं, सारा क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक कर देना वीडियो को फटाफट से, है ना? इतना अपन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लेना तो कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगी। किसी भी दिन डाउट सॉल्विंग सेशन में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू नीड टू बी प्रेजेंट। शेयर कर लीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, वर्चुअल ग्रुप्स में, ताकि हम और आप सब मिलकर के नीट की जोरदार तैयारी कर सकें। एक वो जज्बा बना रहता है, पता है, इस चीज को बार बार कनेक्ट करने से आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे, आप में वो एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको नीट जैसे बड़े एग्जाम के लिए 100% फ्री कोर्स अवेलेबल है। एक आध दो चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई करनी है, घर में बैठ के। ऑनलाइन एजुकेशन है, घर में बैठ के पढ़ाई करनी है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।